नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और अभी बिल्कुल ताज़ा-ताज़ा ही है ये ऐतिहासिक अवसर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है और वो दृश्य आप मेरे पीछे देख रहे हैं। घटनाक्रम इतनी तीव्र गति से आजकल चलता है और समाचार विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक इतनी तीव्रता से चलते हैं कि कल परसों की बात हमें लगता है बहुत पुरानी हो गई। हम इतिहास से क्या सीखते हैं और क्या ये सिद्धांत कि हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, हमेशा ठीक होता है। सफलता के पीछे क्या-क्या बातें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं? उनकी सफलता के बारे में विपक्षी दल और विश्व के नेतागण या प्रेस क्या सोचती है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक चिंतन परक विश्लेषणात्मक जो परिचर्चा के लिए सौभाग्य से मेरे साथ जुड़ रहे हैं जोधपुर से डॉक्टर हरिदास व्यास जी, आप लेखक भी हैं, चिंतक हैं। डॉक्टर प्रेम तन्मय जी, आप जुड़ रहे हैं बैंगलोर से। तो बातचीत की शुरुआत हम मोदी जी से ही क्यों ना करें और इस दृश्य के साक्षी बने जब उन्होंने अपना पदभार संभालने की प्रवेश किया। तो हरी जी, आप नोटिस कर रहे हैं कि उनकी टेबल पर जी, स्वामी विवेकानंद का जो स्वरूप है हुँ, वो भी लगा हुआ है। बिल्कुल। पीछे गणेश जी दिखाई दे रहे हुँ, हैं। तो भारतीय संस्कृति को साथ लेते हुए संघर्ष की तरफ जब चुनावी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़े, तो समापन भी उन्होंने कन्याकुमारी जाकर किया था। शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ, ये जो एक व्यक्तित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने चुनावी संघर्ष के दौरान देखा, उसको आप किस तरह आंकते हैं वर्तमान भारत की राजनीति में? अशोक भाई जिस व्यक्ति का बचपन ही संघर्ष में बीता, तो संघर्ष उस व्यक्ति से बेहतर कोई नहीं जान सकता और संघर्ष का रास्ता उन्होंने खुद चुना। परिस्थिति जन्य संघर्ष नहीं था, उन्होंने संघर्ष इसलिए चुना कि वे कुछ करना चाहते थे और कुछ करने के लिए वे बहुत कुछ सीखना चाहते। तो उनका संन्यास जो जीवन है, वो तो किशोरावस्था से प्रारंभ हो गया और वहाँ से उन्होंने जो हमारे यहाँ एक वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था होती है, उस वानप्रस्थ आश्रम का दायित्व निभाना उन्होंने अपनी किशोरावस्था से ही शुरू कर दिया। फ़र्क इतना था कि जीवन अनुभव वे ले रहे थे, ज्ञान वे प्राप्त कर रहे थे, अनुभव वे प्राप्त कर रहे थे और अपनी सारी ऊर्जा और अपनी सारी सामर्थ्य समाज के बीच में दे रहे थे। उसकी उपयुक्तता समाज के लिए कर रहे थे। तो संघर्ष को उन्होंने अपने जीवन का धर्म स्वीकार कर लिया और यही कारण है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का धर्म संघर्ष को माना, वह व्यक्ति इस अवस्था में चिलचिलाती धूप में सैकड़ों रैलियां निकलता है, सैकड़ों भाषण देता है और हर भाषण में वही ताजगी दिखती है। वह तब तक नहीं थकता है जब तक उस व्यक्ति का अंतिम जो प्रवचन है वो पूरा नहीं होता और उसके बाद तनाव रहित होना भी उस व्यक्ति को आता है। केवल इन चुनावों के बाद नहीं, पिछले चुनावों में भी आपको और हमको याद होगा कि उन्होंने इस संघर्ष की थकान जो है, वो ध्यान से मिटाई और इस बार भी उन्होंने यही प्रयोग किया। उन्होंने ध्यान करके इस संघर्ष से जो अपनी ऊर्जा खर्च हुई थी, उसको वापस प्राप्त करके, तरोताज़ा होकर के और आपको याद होगा कि संघर्ष का इससे बड़ा परिणाम या प्रमाण क्या हो सकता है कि उन्होंने चुनाव परिणाम आने से पहले अगले 125 दिनों की रूपरेखा तैयार कर दी। यह तो संघर्ष को आमंत्रित करने का एक कदम था। तो तो ये यह मैं जी, हरी भाई, मैं आपके पास जी, वापस आता हूँ। थोड़ा सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ जाते हैं। प्रेम जी को जी, कष्ट दे रहा हूँ मैं उसके लिए, और वो पहलू ये है, एक परसेप्शन वो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जैसा कि हरी जी ने कहा, जैसा कि मुझे भी जब वो कन्याकुमारी गए तो जैसा लगा। पर एक उसका सिक्के का दूसरा पहलू वो है जिसको लेके फेक नैरेटिव
के रेफरेंस में जो काउंटर क्लैरिफिकेशन की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कही गई, उसको लेकर कई लोग उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि जिसमें आप ये संदर्भ चाहे मंगल सूत्र वाला आया हो, ये स्पष्ट करने के लिए कि वो अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण देने को संविधान की भावना के विपरीत देखते हैं। और जोड़कर आप तक आता हूँ, परिणाम जो आए हैं जिसमें कि 240 सीटें आई हैं, निश्चित रूप से 400 पार नहीं है। और अगर आप आंकड़े देखते हैं पार्टी वाइज, तो जो बीजेपी का शेयर है वो 36.56% वोट का है। प्रेमी, मैं वहां से आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं, जहां आपने सुना विपक्षी नेताओं द्वारा ये कहना कि नैतिक आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनः इस पद तक नहीं जाना चाहिए। ओवरऑल आपका रिस्पॉन्स। विपक्ष क्या सोचता है, ये सोचकर मुझे आश्चर्य होता है। एक इतनी बड़ी सक्सेस को, एक जब विराट स्वरूप होता है ना किसी व्यक्ति का, तो उसको उसको लोग अगर उसमें थोड़ी भी जाती है तो ये कुछ ऐसा ही है कि वो उसे बड़ा करके दिखा रहे हैं। पन को जो उन्होंने दिखाना शुरू किया कि मोदी को क्या है, देखिए वो तो 400 पार की बात कर रहे थे और 400 पार उनको नहीं आए। उनको ये नहीं पता है कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ही निकल करके आई है और उनका अलायंस तो बहुत पहले हो गया था। सारे अलायंस ने मिला करके और बहुमत की जीत हासिल कर ली। ये सब इनको दिखाई नहीं दे रहा। इनको ये नहीं दिखा रहा कि मध्य प्रदेश पूरा का पूरा आया है, उड़ीसा पूरा का पूरा आया है। इनको ये सब चीजें दिखाई नहीं देती। इनको बस ये दिखाई देता है स्वयं 99 सीट। अगर आप इस तरीके से देखें, अगर इस अलायंस को नहीं देखें और बीजेपी के कंपैरिजन में अन्य पार्टियों को देखें, तो उनका क्या अस्तित्व है पूरे भारत में कुल मिलाकर के? चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे उनके अलायंस की कोई भी पार्टी को ले लो आप, उस पार्टी का क्या अस्तित्व है बीजेपी के कंपैरिजन में? लेकिन वो फिर भी अपने आप को ये कहते हुए नहीं जो है थकते कि देखो हम लोग जो है, हमने अलायंस बना करके भी, इंडी अलायंस बना करके, और हम लोग इतने इतने मत लेकर के आए, इसके बावजूद वो बहुमत प्राप्त नहीं कर सके और वो इसके आंकड़े के नजदीक भी नहीं आ सके। तो मुझे आश्चर्य होता है ये बात कहते हुए कि नैतिकता के आधार पर इनको जो है आना ही नहीं चाहिए प्रधानमंत्री के रूप में। और क्यों नहीं आना चाहिए? तो बातचीत जब हम करते हैं फेक नैरेटिव्स की, वो इस चुनाव प्रक्रिया में बहुत तरह तरह से देखने में आए, और जिसको लेकर अभी आप देख रहे होंगे कई स्थानों पर महिलाओं की लाइन लगी हुई है, क्योंकि ये जैसे आप देख रहे हैं ₹1 लाख पर ईयर टू वन वुमेन इन अ फैमिली, तो ये सिर्फ यूट्यूब चैनल पर उनके नहीं लगा हुआ है, उन्होंने गारंटी कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो ये जो फेक नैरेटिव्स हैं, ये वोट कन्वर्ट करने में इनका क्या रोल रहा है? ओवरऑल प्रेम जी क्या सोच रहे हैं आप इस बारे में? देखिए अशोक जी, मेरा ऐसा सोचना है कि मध्य प्रदेश, ये जो यूपी में जो वोट का, जो इनकी सीटें गिरी बीजेपी की, उस पर बहुत सारी बातें जो है सामने आ रही हैं। उनमें से एक बात ये भी है कि इन्होंने जो खटाखट का जो कहा था कि 1 लाख रुपए हम महिलाओं को देंगे, तो मैंने ऐसे वीडियो भी देखे जिसके अंदर महिलाएं वहां आ गई हैं कांग्रेस कार्यालय पर और वो कह रही है फॉर्म जमा कराना है हमें 1 लाख लेने का। उन्होंने कहा था कि 4 जून को आकर के ये फॉर्म जमा करा देना। मैंने वो वीडियो भी देखे। आप सोचिए हमारी जनता कितनी कितनी जो है, आप ये समझिए कि नासमझ है कि उनको ये समझ ही नहीं है कि 4 जून को बगैर जीते भी कोई कैसे जो है आपको दे देगा 1 लाख रुपए। और कितने मतलब कितनी उनको पैसे की ललक और लालच है, ये देख करके मुझे आश्चर्य होता है। और अगर ये हमारे भारत की जनता जो कि अल्पसंख्यकों में विशेष रूप से देखा गया, वो एक मत होकर के और मतदान करने के लिए आ जाते हैं और परसेंटेज ऑफ वोट जितना कम रहा, उसका कारण भी मेरी समझ में नहीं आया। कि मेरा ख्याल है कि ये एग्जिट पोल वाले जिन लोगों को जाकर के प्रश्न कर रहे थे, उन्होंने ये कहा जरूर
कि हम मोदी जी के पक्ष में और मोदी जी आने वाले हैं, लेकिन उन्होंने वोट डालने गए नहीं, वो केवल इंटरव्यू में ये बात कहते रहे। कुछ ऐसा मुझे लगा। और दूसरी बात कि मोदी जी का ये कहना कि मैं जातिगत अ, आरक्षण नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं ये कहा उन्होंने। जातिगत नहीं, वो जातिगत आरक्षण केवल अल्पसंख्यकों के लिए था। उसको उन्होंने गलत तरीके से ऐसा पेश किया जैसे ये जातिगत आरक्षण समाप्त करने वाले हैं। उन्होंने कहा मैं आजन्म मुस्लिम आरक्षण नहीं होने दूंगा। इस बात को धर्म के आधार पर, अब मुस्लिम कहेंगे तो अलग अर्थ से निकल जाता है, तो वो अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक नहीं, जो उन्होंने मुस्लिम आरक्षण ही घोषित किया भाई। अल्पसंख्यक आरक्षण जो है, जब उन्होंने जी अपने अपने प्रदेशों जी में आरक्षण घोषित कर दिया, और जब मोदी जी आरक्षण के इस आरक्षण के विरोध में बोलने लगे कि ये आरक्षण मैं नहीं होने दूंगा, इस बात को उन्होंने, और एक आपको पता हो तो इनका अपने गृह मंत्री अमित शाह का एक गलत, बिल्कुल गलत बना करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उन्होंने एक ऐसा वीडियो जारी कर दिया जो बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा कर गया, जिस समय बहुत जी सारे वोट कास्ट हो गए। प्रेम जी, माफी चाहता हूँ इंटरप्ट करने के लिए। मैं हरि जी के पास इसके समाधान की कोई सूरत है क्या? क्योंकि भारत सरकार को पता था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा यूज हो सकता है, और ये जो इस तरह के मॉफ वीडियोस बनाना आजकल बहुत ही आसान है, आप और मैं भी बना सकते हैं। और जब वो चल पड़े, फिर कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई भी हो गया था कि किसके द्वारा वो शुरू किया गया था, लेकिन कोई एक्शन इलेक्शन कमीशन की तरफ जी से जी या ऐसा कोई कानूनी प्रावधान है नहीं। और दूसरा प्रावधान होगा तो भी इसका जो एक वाइड स्प्रेड असर हो जाता है, अब वो जो इतने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें वो सर्कुलेट हो रहा है, उन लोगों तक ये बात थोड़ी जाएगी कि ये गलत था। आप क्या देखते हैं इस परिस्थिति की कितनी एक इसकी एक बहुत ही डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट जो है, उसको ऑफसेट करने के लिए कोई तरीका है कि नहीं है? हरी जी। अशोक भाई, मैं फेक नैरेटिव से बात शुरू करता हूँ। फेक नैरेटिव जो हुए हैं, पहले उस पर बात करते हैं। इसमें कुछ चूक बीजेपी से हुई, और वह चूक ये थी कि अयोध्या के जो कैंडिडेट थे बीजेपी के, क्या लल्लन जी। अयोध्या क्या बल्कि फैजाबाद के लल्लन जी ने एक भाषण में कहा था कि 400 सीटें आप दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। संविधान बदलने के लिए हमको 400 सीटें चाहिए। और यह जो उनका स्टेटमेंट था, इसको कांग्रेस ले उड़ी। और आपको मालूम हो तो राहुल गांधी उसके बाद संविधान की एक डायरी, किताब, छोटी किताब अपने पास रखते थे, और हर सभा में वो संविधान बताते थे कि इसको बदलेंगे। और इसको बदल के वो क्या करेंगे? अब उन्होंने कहा कि इसको बदल के वे आपका आरक्षण खत्म कर। उन्होंने दो चीजें ली। उन्होंने मोदी जी का तो ये लिया कि मुस्लिम आरक्षण खत्म करेंगे हम, ओबीसी का जो है, ओबीसी में से दिया गया था, हम ओबीसी को वापस दिलाएंगे, मुस्लिम आरक्षण खत्म करेंगे। कांग्रेस ने इस नैरेटिव को दो जगह से उठाया। एक तो लल्लन जी से कि हम संविधान बदल देंगे, और दूसरा ये कि हम आरक्षण, संविधान बदल के क्या करेंगे? आरक्षण खत्म करेंगे। भीतर ही भीतर अशोक भाई, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, ये तीन स्टेट खासतौर से जहां खाप पंचायतें बहुत प्रभावशाली, वहां यह मैसेज छोटी छोटी सभाओं द्वारा 5-5, 10-10 लोगों ने मीटिंगें दी और समाज को इकट्ठा किया, और उनको ये एश्योर कराया कि आपका आरक्षण अगर आपको बचाना है तो मोदी जी को 400 सीटें नहीं आनी चाहिए। और इस फेक नैरेटिव ने बहुत बड़ा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग ऐसे फेक नैरेटिव्स पे कोई अंकुश लगा सकता है? केवल इतना अंकुश लगा सकता है कि अगर तत्काल वो प्रमाणित होता है तो उस नेता को 2 दिन से 3 दिन तक प्रचार करने से रोका जाता है। फिलहाल तक चुनाव आयोग के पास इससे अधिक कोई शक्ति नहीं है। हमारे यहाँ की जनता एक बार जिस फेक नैरेटिव को सुन लेती है,
उसे कंफर्म करने की उतना कोशिश नहीं करती है। वो चाहे प्रो बीजेपी हो, वो चाहे एंटी बीजेपी हो, दोनों तरफ ही हो रहा है। इसलिए नैरेटिव्स जिसका जितना प्रभावशाली होगा, वो पहली बार में वो हिट कर देगा और वो उसका परिणाम ले लेता है हमारे यहाँ। यहाँ तो चुनाव आयोग मैं निर्बल है, इसके बारे में थोड़ा संविधान सा को सोचना चाहिए। बिल्कुल जी, ये तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन कहते हैं वो वाली बात जो है यस, ये चुनावी प्रक्रिया में जी, भी लागू होती है। प्रेम जी के पास जाने से जी, पहले मैं जब हम विश्लेषण की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे कारण ऐसे दिखाई देते हैं जो हमारे ध्यान की मांग करते हैं। ये स्थिति कोई भी हो, यानी बात सीखने की है और हम व्यक्तिगत रूप से भी सीखते हैं और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के रूप में भी चाहे विपक्षी दल हो या सत्ताधारी दल हो, सब सीखते हैं। सीखने की बात को लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो पीएमओ ऑफिस पहुंचे, उन्होंने वहां के कार्यकर्ताओं कर्मचारियों को संबोधित किया, तो अपनी सफलता का जो सूत्र उन्होंने शेयर किया वो आप तक पहुंचाते हैं। जिसके भीतर का विद्यार्थी कभी मरता नहीं है। कई लोग मुझे इस चुनाव में भी और हमेशा, मैं पिछले 30 साल से ये सवाल सुन सुन के थक चुका हूं कि इतनी एनर्जी लाते कहां से हो, थकते क्यों नहीं हो, मुझे लोग पूछते रहते हैं। लेकिन वो मेरे बॉडी को तराश रहे हैं, मेरी बॉडी में क्या खाता हूं, कितना सोता हूं, मैं योगा कितना करता हूं। अब वो गलत ट्रैक पर है, इसलिए मेरी एनर्जी का रहस्य उनको पता नहीं है। मेरी एनर्जी का रहस्य, मैं जीवन भर भीतर के विद्यार्थी को जिंदा रखता हूं। और जो व्यक्ति अपने भीतर विद्यार्थी को जिंदा रखता है वो कभी भी सामर्थ्यहीन नहीं होता है, शक्तिहीन नहीं होता है और आलसी नहीं होता है। वो हर बार ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। तो हरी जी, आपको ये बात बहुत अच्छी लगी क्योंकि आप अध्यापक रहे हैं, आपने तो विद्यार्थियों के साथ आपका सेतु निरंतर बना ही रहा है। पर अब सीखने की बात, प्रेम जी, अगर जो कुछ हुआ घटनाक्रम इस चुनाव में, उससे क्या सीख मिलती है और नागरिकों को क्या सीखना चाहिए, राजनीतिक दलों को क्या सीखना चाहिए? प्रेम जी, आप क्या सोचते हैं? अशोक जी, मेरा ऐसा मानना है कि जीवन भर सीखना चाहिए, ये तो बात है। और मोदी जी का तो ये कहना है कि जितनी मुश्किल पड़ती है मैं उतना ही समर्थ होता जाता हूँ। मुझे जितनी गालियां पड़ती है मैं उतना ही अपने आप को और ज्यादा जो है मजबूत पाता हूँ। वो जब ये बात कहते हैं तो इस बात में कोई दिक्कत नहीं है कि वो हमेशा बहुत खराब स्थिति के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। वो विषम परिस्थितियों के लिए हमेशा खड़े रहने के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। वो कभी नहीं सोचते कि 400 पार होगा तब ये होगा वो होगा। उस कपोल कल्पित परिकल्पना से वो बाहर निकल करके अगर ऐसा न हो तो क्या हो, इस पर भी वो तैयार रहते हैं। और जैसा मैंने कहा, विद्यार्थी हमेशा ये कहता है कि प्रश्न पत्र में क्या पूछा जाएगा, उसके प्रति उसकी उत्सुकता और उसकी पढ़ने के प्रति जो ललक, कि मैं हमेशा कुछ न कुछ ऐसा जानता रहूं और अगर मुझे किसी से अच्छे मार्क्स लाने हैं तो मुझे और ज्यादा कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ये कोशिश मोदी जी की हमेशा रहती है। जब जब मुश्किल आती है तो वो और ज्यादा मजबूत होकर के सामने आते हैं। ये हम आज तक देखते रहे। तो आपने देखा होगा कि जब चुनाव परिणाम आए और उसके बाद में जब उनको पहली बार जब वो मीडिया के सामने आए या जब वो अपने कार्यकर्ताओं के सामने आए तो उनके चेहरे पर कहीं ऐसा नहीं था कि वो कोई परीक्षा के अंदर कमतर उतरे हैं। उनको वो बिल्कुल सहज भाव से आए थे कि परीक्षा है, इसमें कुछ भी हो सकता है। वो इस परिस्थिति, इसका मतलब वो अपने गहन चिंतन के दौरान इस बात के लिए हमेशा तैयार रहे होंगे कि चुनाव परिणाम कुछ भी बदल सकते हैं और बदले तो क्या करना है, वो उसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहे। यही बात मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि यही उनका सबसे बड़ा बल है कि वो मुश्किल में और ज्यादा मजबूत होकर सामने आते। तो ये तो प्रेरक है, वो बातें अपने स्थान पर है हरी जी। लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से कुछ सीख ऐसी है जो कि इस चुनाव प्रक्रिया से हमारे सामने आती है, उसके विस्तार में नहीं जाते हुए मैं दूसरी बात की तरफ जा रहा हूं और उसका संबंध है कि अब तक 2 बार जब उन्होंने नेतृत्व
किया प्रधानमंत्री के रूप में, तो उनकी बहुमत वाली सरकार थी। अब की बार वो सहयोगी दलों का साथ लेकर सरकार बना रहे हैं। विपक्षी दल ये चाहेंगे कि ये सरकार गिर जाए, और ऐसी बात वो पहले से ही करने लगे थे कि ये एक तो पलटू जी के नाम से जाने जाते हैं, और अपने अपने स्वभाव के लेते हुए वो ऐसी छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनाते रहे कि ये इस तरह की गठबंधन वाली सरकार नहीं चला पाएंगे। आप इसके बारे में क्या देखते हैं? अब तक देखा आपने जो मंत्रिमंडल बन गया है, और जो चंद्रबाबू नायडू जी रहे हों या नीतीश कुमार जी रहे हों, उन सब के भाषण सुनकर क्या आपके मन में एक भाव बनता है इस सरकार के स्थिरता की दृष्टि से? जी, एक तो अपन ये समझ ही सकते हैं कि इससे पहले भी गठबंधन की सरकारें चली है, अटल जी ने चलाई है, कार्यकाल भी पूरा किया है, उससे पहले भी चली है। तो गठबंधन की सरकारें कोई नई बात नहीं है। नंबर 2 बात कि हर दौर में गठबंधन की सरकार के सामने अलग चुनौतियां होती हैं। हम बहुत बड़ी चुनौतियों को पार करके आगे खड़े हैं। तो वो जो प्राथमिक स्तर पर चुनौतियां होती है, वो चुनौतियां अब नहीं है। अब तो जो चुनौतियां है वो ये है कि जिस गति को और जिस दिशा को हमने तय किया है और जिस तरफ बढ़ रहे हैं, वह दिशा और वह गति मेंटेन रहे। अब चुनौती ये है, अब न तो नई विदेश नीति को लागू करना है, न नई रक्षा नीति को लागू करना है, न नई अपने अनुशासन और काम करने की शैली को बदलना है। उस वही शैली रहेगी उनकी। ये उन्होंने पहले ही दिन अपने भाषण में भी स्पष्ट कर दिया था। अब रही बात ये कि जो उनके सहयोगी जुड़े, वो उनका कितना साथ देंगे। तो 2 बातें अशोक भाई बहुत साफ है कि नीतीश जी के लिए अब पलटने की सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी है, और नीतीश जी अगर इस बार पलटे तो नीतीश जी कहीं के नहीं रहेंगे। ये आप और हमसे ज्यादा नीतीश जी जानते हैं, क्योंकि अगर नीतीश जी पलट करके इंडी गठबंधन के खेमे में जाते हैं तो जोड़ तोड़ के बावजूद भी वे 272 का आंकड़ा नहीं पार कर सकते। इस बात को नीतीश जैसे सतर्क और सजग राजनीतिक बहुत अच्छी तरह से जानते। रही बात चंद्रबाबू नायडू, आपको ध्यान हो तो चंद्रबाबू नायडू इससे पहले भी सरकार में रह चुके हैं, और सरकार के साथ में उन्होंने एक लंबी पारी खेली। चंद्रबाबू नायडू ने और परिपक्वता लेते हुए इस बार के चुनावों में, विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में, उन्होंने अपने आप को अधिक मजबूत और अधिक मैच्योर राजनेता के रूप में स्थापित किया है। इसलिए दोनों नेताओं के जो पहले बयान आए वो आप कह सकते हैं कि औपचारिक हो सकते हैं कि भाई हम गठबंधन सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं, हम कभी नहीं जाएंगे। ये अगर कोई भी सरकार होती और यही बयान सुनने को आता। लेकिन अगर इसकी भीतरी तहों में जाए तो इन दोनों नेताओं के पिछले इतिहास को देखते हुए एक तो मजबूरी इनके साथ यह है कि आंकड़ा जो है वो जादुई आंकड़ा किसी मोदी जी के अलावा कोई हासिल नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2 बात कि इन दोनों नेताओं ने अपनी राजनीतिक परिपक्वता को और बेहतर बनाया है, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा भी इस बात से जुड़ी है कि गठबंधन सरकार में वो कितने सहयोगी साबित होते हैं। मोदी ने बिना सहयोग के जो 2 कार्यकाल निकाले हैं, तो मोदी जी ने तो खुद को साबित कर दिया, लेकिन इनको साबित करने की चुनौती है वो इन दोनों के सामने अब है। इसलिए मेरा विश्वास है कि ये अपनी अक्षमता को कहीं भी आगे आने नहीं देगी। तो इस बात को लेते हुए ये भी याद करें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में वो शपथ ले रहे हैं, और अमित शाह जी भी वहां पर पहुंचे हैं। बातचीत का समापन करने की तरफ बढ़ते हुए जो एक बात उन्होंने कही थी प्रेम जी की, ये सरकार बड़े फैसले लेगी। बड़े फैसले के रूप में क्या अंदाजा आपको आता है? क्या बड़ा फैसला
इस सरकार के द्वारा लिया जा सकता है? प्रेम जी। देखिए, बड़े फैसले जो लेने की इनके मैनिफेस्टो में था बीजेपी के, उस बड़े फैसलों की तरफ ये बढ़ेंगे जरूर। अब वो चाहे वो समान जो नागरिक कानून, संहिता। हाँ, समान नागरिक संहिता है, कानून संहिता। व्यवस्था। चलिए, तो फिलहाल हम समापन की तरफ बढ़ेंगे। हरी, फिर आपके पास ये बात लेके आ रहा हूँ कि कंटिन्यूटी है पिछली सरकार के साथ, मतलब जो मोदी 2.0 और 3.0 में मुख्य जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, रक्षा मंत्री वही हैं, तो गृह मंत्री वही हैं, फाइनेंस मिनिस्टर वही हैं, सड़क परिवहन मंत्री वही है। हाँ, तो मोटा मोटी अश्विनी वैष्णव। जी 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 और जी। एक महत्वपूर्ण मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान जी को कृषि मंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल में लाना, उसको एक अच्छा निर्णय है, ये एक अच्छा निर्णय है, ये एक बहुत अच्छा निर्णय है। शिवराज जी को जो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उनको पता है कि शिवराज जी को कृषि क्षेत्र में बहुत अनुभव है, उनको ज्ञान है, उनके ज्ञान का ये यहाँ उपयोग होगा, मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ। और ये एक बेहतर निर्णय है, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं, इसलिए किसानों की बात को बेहतर ढंग से प्रस्तुत भी कर सकते हैं और किसानों के साथ उनका अच्छा कम्युनिकेशन भी हो सकता है। वे निर्णय लेते हुए भी अपनी समझदारी और अपने अनुभव का परिचय दे सकेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बहुत सारी बातें आने वाले समय में स्पष्ट होती जाएंगी धीरे धीरे, पर कुछ चुनौतियां जो आतंकवाद की हैं वो फिर से थोड़ी बहुत उसकी सरगर्मी उसी दिन दिखाई देने लग गई। उस तरफ भी भारत को दृढ़ता से अशोक भाई, जो आपने पूछा था ना, बड़े निर्णय क्या ले सकते हैं, प्रेम भाई को जो पूछा था, उसमें यह सबसे बड़ा निर्णय आतंकवाद के विरुद्ध कदम उठाने का ले सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा निर्णय वो ले सकते हैं और इस लेने में पूरी एनडीए सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस बात को सहयोगी दल भी जानते हैं, इसलिए सबसे पहला फैसला तो उन्होंने किसान राशि जो उन्होंने लागू जारी की है, ये पहला फैसला था। लेकिन दूसरा जो फैसला है, मुझे ऐसा विश्वास है कि आतंकवाद को लेकर के कोई सामने आएगा। हम ऐसे विश्वास भी रखते हैं और ऐसी कामना भी करते हैं। तो बहुत सारा धन्यवाद प्रेम जी का और हरी जी का करते हुए मैं ये कहूँ कि कई लोग जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का संदर्भ देते हैं, तो एक संदेश ये चल रहा था कि सचमुच राम राज्य आ गया, क्योंकि कांग्रेस भी खुश है और बीजेपी भी खुश है, क्योंकि उन्होंने सरकार बना ली और बाकी खुशियां जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ेंगी। पर अब हम में से अधिकतर लोग भूल गए कि एक समय में बात ये आ रही थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अच्छे दिनों का रंग कैसा, स्वरूप कैसा है, वो मोदी 3.0 में क्या बनता है, वो हम सब देखेंगे, प्रतीक्षारत भी हैं। फिर भी एक उत्साह है जो मैं यहाँ न्यूयॉर्क में भी देख रहा था कि पुनः प्रधानमंत्री बने हैं, तो और एक थोड़ा सा संयमित भी है भाव, संतुलित भी थोड़ी मनोदशा सबकी है, क्योंकि वो प्रचंड बहुमत के साथ वाली सरकार नहीं है। बहरहाल प्रेम जी, अगर ये प्रचंड बहुमत से जीतते तो निश्चित रूप से ये सड़कों पर अराजकता फैलाते और सारे विश्व में ये कहने की कोशिश करते कि भारत में प्रजातंत्र है नहीं। इन्होंने तानाशाही से ये वोट ये जो सीटें लेकर के आए हैं। आपकी बात से मुझे याद आता है, उन्होंने भी अपने संबोधन में कहा था कि जब परिणाम आने लगे तो मैंने पूछा, भाई ईवीएम जिंदा है कि मर गया? तो उसी तरफ ईवीएम पे आरोप लगता, ईवीएम पर आरोप लगता, बिल्कुल। तो देश में शांति रही, वो भी राम राज्य की बात है, वो भी उस व्हाट्सएप संदेश का एक हिस्सा था। तो प्रेम जी का, हरि जी का धन्यवाद करने के साथ साथ आप सब हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ आभार, अनुमति। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार।